हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। राजस्थान ज्योग्राफी की ये कक्षाएं आपकी तैयारी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग कल की क्लास में यहाँ तक पढ़ चुके थे। कहाँ तक? जो शुष्क मरुस्थल है उसके जो बालू का स्तूप हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग यहाँ से शुरू किया था शुष्क मरुस्थल। इसके जो बालू का स्तूप हमने पढ़ लिए थे। शुष्क मरुस्थल का विभाजन पढ़ लिया था। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश होता है। बालू का स्तूप क्या होता है वो भी पढ़ लिया था। बालू का स्तूप के अनेक प्रकार होते हैं, उसमें से अनुदैर्ध्य पढ़ लिया था। अनुप्रस्थ पढ़ लिया था। बरखान पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं परवलयिक बालू का स्तूप। वैसे तो ये शब्द गलत लिखा हुआ है। इसका जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये शब्द गलत है। इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा परवलयिक। परवलयिक परवलयिक बालू का स्तूप होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो परवलयिक बालू का स्तूप है ये किससे निर्मित होते हैं, इसका एक ही क्वेश्चन बनता है कि ये किससे बनते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यह बबूलिया से निर्मित होते हैं। बबूलिया जो चक्रवात या जो आते हैं ना, उससे ये बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पैराबोलिक पैराबोलिक बालू का स्तूप क्या होता है। तो जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है ये कहाँ पाए जाते हैं, पहले तो इनका विस्तार देखते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं विस्तार। तो इसका जो पैराबोलिक का है वो संपूर्ण राजस्थान में। तो संपूर्ण राजस्थान का अर्थ हुआ थार वाला, जो थार मरुस्थल है वहाँ सभी जगह पे ये पाया जाता है। इसकी एक और क्वेश्चन इसका अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि पैराबोलिक बालू का स्तूप है उसकी आकृति कैसी होती है। तो आकृति आकृति का क्वेश्चन में इसके अंतर्गत पूछा जाता है महिला के जो हेयर पिन होती है, जो बालों में लगाई जाती है, हेयर पिन के आकार का किस तरह का बनता है, हेयर पिन के आकार का। तो हमने आज अभी पढ़ा है मुख्य रूप से दो बालू का स्तूप पढ़े हैं। एक पढ़ा है परवलयिक बालू का स्तूप, ये बबूलिया से निर्मित होता है, इसका ओनली एक ही क्वेश्चन बनता है। अगला है पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप इसका विस्तार वो है संपूर्ण राजस्थान में है। ये महिला के हेयरपिन के आकार का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप को समझने के लिए मान लेते हैं ये कोई ये कोई बालू का स्तूप है। ये क्या है, ये एक बालू का स्तूप है, लिख लेते। ये एक है स्तूप है, बालू का स्तूप है। अगर इसके अंतर्गत अनेक दिशाओं से अगर यहाँ से हवा गुजरेगी, कोई हवा यहाँ से गुजरी, कोई हवा ऊपर से इस तरफ आई, कोई हवा इस तरफ आई, तो इसकी जो आकृति है वो इस तरीके से बन जाती है। कोई हवा इधर से आई, कोई हवा इधर से आई, कोई इधर से आई, कोई इधर से आई, कोई इधर से आई। इस तरीके ये एक प्रकार से तारे के आकार का बन जाता है, इसलिए इसे जो तारा बालू का स्तूप कहा जाता है। तो तारा बालू का स्तूप के अंतर्गत लिख लेते हैं। नई स्लाइड ले ले क्या? नई स्लाइड ही ले लेते हैं, या फिर इसको मिटा देते हैं, सबसे अच्छा काम। तारा बालू का स्तूप
तारा बालू का स्तूप के अंतर्गत जहां हवा अनेक दिशाओं से आती हो, इसका विस्तार 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 में हम लिखेंगे, नहीं विस्तार रहने देते। सबसे पहले ये कहाँ बोल तो ऐसी जगह या जहां हवा अनेक दिशाओं से होके आती है, जहां हवा अनेक दिशाओं से होके आती है। कहाँ से? अनेक दिशाओं से होकर आती हो, उस जगह पे बनते हैं। अरे अनेक दिशाओं का अर्थ शॉर्टकट में अगर आपको बताऊं तो इसका अर्थ होता है जहां आंधियों की हवाओं की कोई दिशा होती है क्या? नहीं होती। आंधियां जहां चलती हो, जहां आंधियां ज़्यादा चल रही वहां पे तारा बालू का स्तूप बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। अगला बिंदु आता है इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो विस्तार की बात करें तो विस्तार के अंतर्गत यह दो जगह मुख्य रूप से पाया जाता है। दो जगह में जो पहली जगह आती है वो आती है सबसे पहले तो मोहनगढ़ जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पे? मोहनगढ़ जैसलमेर। ये मोहनगढ़ जैसलमेर में पाए जाते हैं। और दूसरा सूरतगढ़ गंगानगर, सूरतगढ़ गंगानगर में पाए जाते हैं। सूरतगढ़ गंगानगर। तो साथियों हमने जो बालू का स्तूप के बारे में बात की है वो की है, सॉरी तारा बालू का स्तूप के बारे में जो बात की है, जहाँ हवा अनेक दिशाओं से होकर आती हो वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अनेक दिशाओं का तात्पर्य ये हुआ कि जहाँ आंधियाँ चलती हो वहाँ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि इनका विस्तार कहाँ पे है। तो दो क्षेत्र प्रमुख रूप से आते हैं। सबसे पहला क्षेत्र आता है मोहनगढ़ जैसलमेर और दूसरा जो क्षेत्र आता है वो आता है सूरतगढ़ गंगानगर। अगली हमारे पास जो शब्दावली है वो है नेबखा। क्या है? नेबखा या नेबखा। इसे एक और नाम भी आता है सब्र काफिज भी कहा जाता है। सब्र काफिज भी कहा जाता है इसे। तो इसके अंतर्गत लिख लेते हैं छोटी झाड़ियाँ। मान लेते हैं कि ये कोई झाड़ी है, ये कोई झाड़ी है, ये इसकी पत्तियां है, डायरेक्ट बना लेते। ये कोई झाड़ी है, ये एक बालू का स्तूप है। ये क्या है? पहले एक बालू का स्तूप है। इसके रास्ते में यहाँ पे एक कोई झाड़ी है। हवा इस दिशा में बह रही है। ये क्या बह रही है? ये पवन की दिशा है इस तरफ। तो जो यहाँ से बालू का उठाएगी, यहाँ से बालू का जो उसने उठाई, यहाँ से उठाई और ये इस झाड़ी के आसपास में यहाँ पे बिखेर देगी। तो यहाँ पे ये जो बनेगा झाड़ी के पास में, इसे नेबखा कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? नेबखा या सब्र काफिज कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत लिख लेंगे कि सब्र काफिज कहाँ पे बनते हैं। तो ये बनते हैं छोटी झाड़ियों के सहारे। ये कहाँ बनते हैं? छोटी झाड़ियों के सहारे बनते हैं। छोटी झाड़ियों के सहारे बनते हैं। ये छोटी झाड़ियों के सहारे बनते हैं। तो ये सबसे छोटे होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटे आकार में। इसमें ये सबसे छोटे होते हैं आकार में। अगर हम इसके विस्तार की बात करें कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं, संपूर्ण राजस्थान में। तो चलिए साथियों हमने बात की है कि नेबखा क्या होता है। नेबखा होता है
छोटी, ये जो छोटी झाड़ियों के सहारे बनते हैं, ये आकार में सबसे छोटे होते हैं। और तीसरा है, ये संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क का अर्थ ही होता है जाल। नेटवर्क का क्या अर्थ होता है? नेटवर्क का अर्थ ही जाल होता है। तो नेटवर्क बालू का स्तूप का मतलब ये हुआ कि बालू का स्तूपों की एक श्रृंखला बन जाना। क्या बन जाना? नेटवर्क बालू का स्तूप का अर्थ हुआ बालूका की एक श्रृंखला बन जाना। मान लेते हैं कि ये इस तरीके से इसकी ये एक श्रृंखला बन जाना। ये सारे क्या है? ये सारे है बालू का स्तूप। ये सारे क्या? ये है बालू का स्तूप, स्तूपों की श्रृंखला। बालू का स्तूपों की श्रृंखला क्या कहलाती है? नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाता है। तो इसके अंतर्गत लिख लेते हैं कि रेत के टीलों, नेटवर्क बालू का स्तूप है ये रेत के जो टीलों की श्रृंखला है। ये क्या है? रेत के टीलों की श्रृंखला है। ये रेत के टीलों की श्रृंखला है। ये रेत के टीलों की श्रृंखला है। दूसरा बिंदु, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं राजस्थान में, एक जिला पड़ता है हनुमानगढ़। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ से हरियाणा के बीच, हरियाणा के बीच में पाए जाते हैं, के बीच में पाए जाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि नेटवर्क बालू का स्तूप क्या होता है। ये बालू का स्तूपों की एक श्रृंखला है। ये रेत के टीलों की श्रृंखला है, बालू का स्तूपों की श्रृंखला है। ये हनुमानगढ़ से हरियाणा, हनुमानगढ़ राजस्थान का एक जिला है, हरियाणा हमारा एक पड़ोसी राज्य है। इन दोनों के बीच में बहुत सारे बालू का स्तूपों की एक श्रृंखला पाई जाती है, जिसे नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते। अगला हमारे पास है उर्मिका। उर्मिका एक तरीके से मान लेते हैं, अगर ये एक मरुस्थल है। ये क्या है? मरुस्थल है। तो इसके अंतर्गत हमें इस तरीके से कुछ लहरदार हवाओं के चलने के कारण इस तरीके से एक आकृति बन जाती है, लहरदार आकृति बन जाती है। क्या बन जाती है? लहरदार आकृति बन जाती है। उसे ही उर्मिका या रिपिल कहा जाता है। तो चलिए इसका लिख लेते हैं। धारदार समुद्र का आभास होना। उर्मिका क्या है? धारदार समुद्र का आभास होना, समुद्र का आभास होना। धारदार समुद्र का आभास होना ही उर्मिका या रिपिल कहलाता है। अभी ये मान लेते हैं, अगर ये पूरा सागर है तो इसके अंतर्गत ये जो लहरें बन रही है, ये एक प्रकार से समुद्र का ही धारदार जो धार वाले जो समुद्र है उसका आभास करा रहा है, इसलिए इसे उर्मिका या रिपिल कहलाता है। और इसी ये एक धारदार समुद्र का आभास होना भी है। आगे हमारे पास जो शब्दावली है वो है गारो। गारो क्या होता है? तो हम गारो की बात करें, मान लेते हैं कि ये कोई दो टीले, ये कोई दो रेत के टीले है। ये क्या है? ये भी स्तूप है और ये भी स्तूप है, रेत के स्तूप, रेत के टीले, बालू का स्तूप है। तो इसके अंतर्गत इनके बीच से एक संकरा ये वाला रास्ता निकलता है। ये वाला एक संकरा रास्ता होता है। तो ये जो संकरा रास्ता होता है, ये क्या है? ये है संकरीला रास्ता, संकरीला रास्ता। और इसी संकरीले रास्ते को कहा जाता है गारो। क्या कहा जाता है? गारो कहा जाता है। तो चलिए इसके अंतर्गत हम लोग एकदम सही तरीके से लिख लेते हैं कि गारो क्या होता है।
तो गारो के अंतर्गत हम लिख लेते हैं, गारो होता है बालू का स्तूप के मध्य का रास्ता। ये क्या है? ये है गारो है वो जो बालू का स्तूप है, दो बालू का स्तूप है, इनके बीच का जो संकरीला रास्ता है उसे ही गारो कहा जाता है। बालू का स्तूप के मध्य का संकरीला रास्ता है। क्या है? संकरीला रास्ता। संकरीला यानी जहाँ आने जाने के लिए जगह कम हो, संकरीला रास्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चूरू जिले में पाए जाते हैं। कौन से जिले में पाए जाते हैं? चूरू में। अगला है सभी प्रकार के बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? इस प्रकार का क्वेश्चन बने तो उसका आंसर होगा सब प्रकार का जो बालू का स्तूप है वो बनेंगे जोधपुर में। कहाँ बनेंगे? जोधपुर में। तो हमने बात की सर्वाधिक बालू का स्तूप चूरू में पाए जाते हैं और सभी प्रकार के बालू का स्तूप है वो जोधपुर में पाए जाते हैं। क्या बात की? सर्वाधिक बालू का स्तूप चूरू में और सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में। तो हमने यहाँ पे मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूँ। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे शुष्क मरुस्थल। क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे अभी तक शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत हमने दो भाग पढ़े। एक पढ़ा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। क्या पढ़ा हमने? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और इसका एक दूसरा एक और भाग आता है, वो आता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। क्या आता है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अभी तक हमने ये पढ़ लिया है। ये क्या हमने ये पढ़ लिया है। अब हम आगे ये वाला भाग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी जहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। जहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। क्या होता है? नहीं पाए जाते। उन्हें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है। जहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाएंगे तो वहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएगी? तो यहाँ पर परतदार अवसादी चट्टानें पाई जाती है। जो अवसादी चट्टानें होती है वो मुख्य रूप से परतदार ही होती है। परतदार अवसादी चट्टानें पाई जाती है। अवसादी चट्टानें पाई जाती है। यह कौन सी चट्टानें पाई जाती है? परतदार अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। परतदार अवसादी चट्टानों में कौन से खनिज मिलते हैं? तो उसका जो आंसर होगा यहाँ मुख्य रूप से पेट्रोलियम मिलता है। क्या मिलता है? मुख्य रूप से पेट्रोलियम मिलता है। अवसादी चट्टानों में कोयला मिलता है और अनेक बहुत सारे प्रकार के जो ईंधन खनिज होते हैं वो मिलते हैं। अगला हमारे पास बिंदु है, यह मुक्त प्रदेश कितना है? हमने बात की थी बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वो 58.50% है। तो यह शुष्क मरुस्थल का 41.50% है। यह कितना है? शुष्क मरुस्थल का 41.50% है। अगला बिंदु है हमारे पास, हम इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले एक मगरा
मगरा क्या होता है ये पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लाठी सीरीज क्या होती है, लाठी सीरीज क्या होती है ये हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम एक शब्द पढ़ेंगे चांदन नलकूप। क्या पढ़ेंगे, चांदन नलकूप पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आकल गांव का जीवाश्म पार्क आता है, आकल गांव का जीवाश्म पार्क, उसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। और एक और महत्वपूर्ण शब्दावली आती है वो है कुलधरा गांव, इसके बारे में हम लोग इस जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो हम पढ़ेंगे। अगला जो हमारा जो प्रश्न आता है कि जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन से जिलों में है। तो विस्तार से संबंधित क्वेश्चन बने तो यह मुख्य रूप से 3 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में, 3 जिलों में। कौन कौन से, तो पहला जिला आता है जैसलमेर, कौन से जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर। दूसरा जोधपुर और तीसरा है वो है बाड़मेर। आपको याद होगा तो हमने एक शब्दावली पढ़ी थी हमादा। हमादा भी क्या था, ये एक प्रकार से इस तरीके से हमने ट्रायंगल बना के, त्रिभुज बना के पढ़ा था कि जैसलमेर का पोकरण और जोधपुर का फलोदी और जो बाड़मेर है बाड़मेर का बालोतरा, इन तीनों के बीच में एक पठारी प्रदेश जो पर्वतीय प्रदेश, पर्वतों की एक श्रृंखला है, यहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं इसलिए इसे हमादा कहते हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का अर्थ हुआ जहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। बालू का स्तूप कहाँ नहीं पाए जाएंगे, जहाँ पे रेत नहीं होगी। रेत कहाँ नहीं है, हमादा के अंतर्गत। हमादा में कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, तो होते हैं जैसलमेर, जोधपुर और बालोतरा। तो सीधी सी बात है जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है उसमें भी 3 जिले आएंगे जो है जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। अगर बात करें अगला, एक बार वापस ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है इसको रिवीजन कर लेते हैं। हमने बात की है कि बालू का स्तूप क्या होता है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश क्या होता है, जहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाएंगे उसे कहा जाएगा जहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर परतदार अवसादी चट्टानें पाई जाती है, ये भी हमने बात की। परतदार अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे पेट्रोलियम और कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है। यह शुष्क मरुस्थल का कितना भाग है, तो उसका आंसर हो जाएगा 41.50%। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे मगरा लाठी सीरीज क्या होती है, चांदन नलकूप क्या होता है, और आकल गांव का ये जो जीवाश्म पार्क है उसके बारे में पढ़ेंगे, कुलधरा गांव के बारे में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है कि ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है जहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते वो कहाँ नहीं पाए जाएंगे, जहाँ रेत नहीं होगी। रेत कहाँ नहीं है, हमादा में। हमादा में कौन कौन से जिले शामिल है, जैसलमेर, जोधपुर और बालोतरा। तो यही जिलों में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार है, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास, हमने अभी बात की थी कि हम लोग मगरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मगरा। मगरा क्या होता है, तो मगरा हमने एक बार, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है मैंने बताया था, एक हमादा का हमने ऐसे ट्रायंगल बनाया था, वो आप ज़रा संशोधन कर लीजिएगा कि मैंने बताया था एक पोखरण जैसलमेर एक जगह पड़ती है, पोखरण जैसलमेर,
और यहाँ पे एक जगह पड़ती है, वो पड़ती है फलोदी जोधपुर। और यहाँ पे एक जगह पड़ती है बालोतरा बाड़मेर। कौन सी जगह पड़ती है? बालोतरा बाड़मेर। पोखरण जैसलमेर से, कौन से, ये पोखरण जैसलमेर से बालोतरा बाड़मेर तक कुछ अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हमने बात की थी, ये है यहाँ पे पाई जाने वाली अवशिष्ट पहाड़ियाँ। अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, इसे ही कहा जाता है मगरा। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने एक बार इसके बारे में बात की थी, तो वो वहाँ पे मैंने क्या बता दिया था, वहाँ पे मैंने मेवल बता दिया था। तो ये जो मेवल है वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बीच की पहाड़ियाँ हैं, उसे मेवल कहा जाता है। के बीच का जो पहाड़ियाँ हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसे मेवल कहा जाता है। तो ये आप एक बार संशोधन कर लेंगे। तो हम लिख लेते हैं कि जो मगरा है वो क्या होता है। मगरा, मगरा होता है पोखरण से बालोतरा के बीच फैली हुई अवशिष्ट पहाड़ियाँ। पोखरण, पोखरण जैसलमेर से, पोखरण जैसलमेर से बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर के बीच फैली हुई जो अवशिष्ट पहाड़ियों की श्रृंखला है, अवशिष्ट पहाड़ियों की श्रृंखला, पहाड़ियों की श्रृंखला, पहाड़ियों की श्रृंखला को मगरा कहा जाता है, मगरा कहा जाता है। तो हमने बात की कि मगरा क्या होता है। तो मगरा होता है पोखरण से जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर से बालोतरा बाड़मेर के बीच फैली हुई अवशिष्ट पहाड़ियों की श्रृंखला को मगरा कहा जाता है। पीछे की क्लास में मैंने ये जो पोखरण जैसलमेर से बालोतरा बाड़मेर के बीच की जो फैली हुई अवशिष्ट पहाड़ियों की श्रृंखला है, उसको मैंने मेवल बता दिया था। तो आपके एक बार करेक्शन कर लेंगे। तो ये जो मेवल है, मेवल क्या होता है? मेवल होता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच पहाड़ी जो क्षेत्र है, उसे मेवल कहा जाता है। ये आप संशोधन कर लेंगे। अगला बिंदु है हमारे पास लाठी सीरीज। कौन सा? लाठी सीरीज। ये लाठी एक प्रकार से जो लड़ाई वड़ाई करने के लिए जो लाठी होती है, वो नहीं है, ये दूसरी लाठी है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। लाठी सीरीज किसका भाग है? तो ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का भाग है। ये कहाँ फैली हुई है? ये पोखरण, ये क्या, ये पोखरण, ये जैसलमेर में फैली हुई है। लाठी सीरीज कहाँ फैली हुई है? ये जैसलमेर में विस्तृत है, जैसलमेर में फैली हुई है। कितनी है ये है 64 किलोमीटर में फैली हुई है। अच्छा, ये लाठी सीरीज क्या है? तो ये एक प्रकार से भूगर्भीय जलपट्टी है। ये क्या है? ये है भूगर्भीय जलपट्टी। तो इस जलपट्टी में क्या, इस जलपट्टी के कारण यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण आती है, वो आती है सेवन घास पाई जाती है। सेवन घास पाई जाती है। अगर ये सेवन घास है, सेवन घास किसको प्रिय है? ये है गोडावन पक्षी की प्रिय घास है या प्रिय भोजन है, गोडावन पक्षी। और ये जो गोडावन पक्षी है, ये हमारा क्या है? ये है राज्य पक्षी। राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1911 में, सॉरी 1981 में दिया गया था। इसके अंतर्गत एक और है, इसे
ये जो भूगर्भीय जल पट्टी है, यहाँ पे मरुस्थल में घास उगना वगैरह, ये एक प्रकार से इसका सौंदर्य बढ़ा देता है, इसलिए इसे इसे कहा जाता है नकली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नकली स्थान कहा जाता है। नकली स्थान कहा जाता है, यानी मरुस्थल में भी सुंदर सी घास की श्रृंखला उगना, ये इस कारण से इसे कहा जाता है नकली स्थान कहा जाता है, या इसे कहा जाता है मरु उद्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरु उद्यान कहा जाता है। मरुस्थल में एक प्रकार से उद्यान कहा जाता है, या इसे कहा जाता है ओएसिस। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ओएसिस। ये बहुत बार शब्द पूछा जाता है कि ओएसिस क्या होता है, तो ओएसिस लाटी सीरीज को कहा जाता है, जो कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का भाग है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश किसका भाग है? वो भाग है शुष्क मरुस्थल का। इसके अंतर्गत एक और चीज़ आती है इम्पोर्टेंट, वो मैं यहाँ पे अलग पेन करके लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे रेड पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे एक बिरमानिया क्षेत्र, लाटी सीरीज में एक क्षेत्र आता है बिरमानिया क्षेत्र। क्या आता है? बिरमानिया क्षेत्र। जो बिरमानिया क्षेत्र है वो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। रॉक फॉस्फेट यहाँ से निकाला जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो हमने बात की है कि लाटी सीरीज क्या होती है। तो लाटी सीरीज जैसलमेर में फैली हुई है। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई 64 किलोमीटर है, यानी भूगर्भीय जलपट्टी। यह भूगर्भ में एक जलपट्टी है। इस जलपट्टी के कारण जो धरातल पे एक घास उग के आती है, जिसे सेवन घास कहा जाता है। सेवन मरुस्थल में घास उगना यानी उसके सुंदरता को बढ़ा रहा है, इसलिए इसे मरुउद्यान कहा जाता है। इसे ओएसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओएसिस। ओएसिस का अर्थ भी होता है एक प्रकार से सुंदर या सौंदर्यवर्धन। इसे नकली स्थान भी कहा जाता है। यह सेवन घास है, वो गोडावन पक्षी की प्रिय घास है या प्रिय भोजन है। गोडावन पक्षी हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, और इसे राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया गया था। 1981 में दो वस्तुओं को राज्य की जो वस्तु है उससे दर्जा दिया गया था। एक तो राज्य पक्षी को दिया गया था, और एक राज्य पशु को दिया गया था, जो कि चिंकारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो बिंदु है वो है सेवन घास क्या है। अभी हमने सेवन घास तो वैसे बात कर ली है, ये लाटी सीरीज में पाई जाती है, ये गोडावन पक्षी की प्रिय भोजन है, ये सब हमने वैसे भी बात कर ली है। लेकिन इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। ये जो सेवन घास है, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसे स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है लिलोण। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लिलोण। ये भी शब्द आप ध्यान रखेंगे। इसका जो वैज्ञानिक नाम आता है, किसका? सेवन घास का वैज्ञानिक नाम बहुत अटपटे होते हैं, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो सेवन घास का जो वैज्ञानिक नाम आता है वो आता है लिसिथुरुस सिडिकुस। क्या नाम आता है? लिसिथुरुस सिडिकुस। ये शब्द भी आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है? तो ये है प्रोटीन युक्त घास है। इसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ये प्रोटीन युक्त घास है। ये क्या है? प्रोटीन युक्त घास है। गोडावन का प्रिय भोजन है। ये क्या है? गोडावन पक्षी होता है, गोडावन का प्रिय भोजन है। ये हमने बात पहले वैसे कर ली है, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देंगे। यह पश्चिमी राजस्थान की जो थार का मरुस्थल है, यह पश्चिमी राजस्थान है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी घास है। कैसी घास है? सबसे लंबी घास है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे।
अगर ये पश्चिमी घास है, सॉरी ये घास है और इसके अंदर गोडावन पक्षी पाया जाता है, गोडावन पक्षी का संरक्षण एक प्रकार से हो रहा है, तो ये पारिस्थितिकी संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये क्या है? पारिस्थितिकी संतुलन, परिस्थिति सॉरी जो पर्यावरण है उसके संतुलन या पारिस्थितिकी संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण किस तरीके से हुआ? हमने बात की है कि सबसे पहले यहाँ पे लाठी सीरीज थी। यहाँ क्या थी? लाठी सीरीज। लाठी सीरीज में था पानी। पानी से क्या होगी? पानी से होगी घास। इस घास को खाने के लिए यहाँ ये जो गोडावन के प्रिय भोजन है, इस प्रकार से ये एक पारिस्थितिकी संतुलन का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? ये पारिस्थितिकी संतुलन का कार्य कर रहा है। कुछ अन्य भी घासें होती है, उनका भी नाम एक बार देख लेते हैं। ये वैसे पूछी तो नहीं जाती, अन्य घास एक बार नाम आप अवश्य ध्यान रखिएगा। धामण, मुरड़, करड़ और अंजन। क्या नाम आता है? धामण, मुरड़, धामन, मुरड़, करड़ और अंजन। करड़ और एक नाम आता है अंजन, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार सेवन घास को वापस एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। सेवन घास, इसे स्थानीय भाषा में लिलोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है लिलोण। इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछे तो वैज्ञानिक नाम आता है, वो आता है, पॉइंटर दिख ही नहीं रहा है, एक मिनट, ये वाला ले लेते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम आता है वो आता है लिसिथुरुस सिडिकुस। ये क्या है? ये प्रोटीन युक्त घास है, गोडावन का प्रिय भोजन है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी घास है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। ये पारिस्थितिकी संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। कैसे है वो मैंने आपको बता दिया है कि लाठी सीरीज में पानी पाया जाता है। इस पानी के कारण जो सेवन घास उग के आती है वो गोडावन पक्षी का प्रिय भोजन होता है। तो इस प्रकार से ये पारिस्थितिकी संतुलन का कार्य करता है। अन्य घासों के अगर नाम की बात करें तो उसमें धामण, मुरड़, करड़ और अंजन, ये महत्वपूर्ण घास के नाम है। आपको पूछा जाएगा कि धामण, मुरड़ और करड़, अंजन क्या है, तो ये क्या है? ये घास के नाम है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आगे की क्लास हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आगे की विषय वस्तु को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई चालू रखिए। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो मत भूलिए। थैंक यू।